जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लियांग के जाने के बाद डाली डायनेस्टी का मंजर ही बदल गया। डाली के एम्परर अपना तख्त छोड़कर जा चुके थे। साथ ही उन्होंने अपनी वाइफ सन रुइन को चांगचान पैलेस में जाकर कल्टीवेट करने का हुक्म दिया, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि औरत सोंग जिनशिन को मार के अपने छोटे बेटे को तख्त पर बिठाना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ चिनपिंग अपने साथियों को लेकर एक हॉन्टेड फॉरेस्ट में पहुंच गया था, जहां पर हम एक डीमन ब्राइड को देख पाते हैं, जो कि इनके वहां आने की वजह से काफी ज्यादा खुश थी। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम उसी डीमन ब्राइड के घर को देख पाते हैं, जो कि रेड लैंटर्न से डेकोरेट किया गया था। साथ ही साथ वो डीमन ब्राइड अपना मेकअप करने में बिजी थी और उतने में एक स्कॉलर वहां से भाग निकला। वेल, उस बंदे को कोई आइडिया ही नहीं है कि ये जगह एक जहन्नुम थी, यहाँ से कोई जिंदा वापिस नहीं जा सकता। साथ ही उस बंदे को वहाँ पर एक डोली नजर आने लगी और फिर उस लेडी ने उस बंदे को यंग मास्टर कहते हुए घसीट लिया। और अब सीन शिफ्ट होकर हम लिन शुआ को देख पाते, जो कि एक किताब पढ़ते हुए उसी खूनी दुल्हन की कहानी अपने साथियों को सुना रहा था। तो चिनपिंग थोड़ा सा अमेज होकर उससे पूछने लगा कि बताओ वो डीमन ब्राइड स्कॉलर्स का ही शिकार क्यों करती है। तो लिनशुआ कहने लगा कि इस बुक के मुताबिक उस लड़की की किसी के साथ शादी होने वाली थी। उसने दुल्हन का लिबास भी पहन लिया, लेकिन बाद में उसे पता चला कि उसका लवर तो उसे छोड़कर भाग गया। तो उस बंदी के पास खुद की जान देने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, और तभी से वो एक घोस्ट बनकर सभी स्कॉलर्स को हॉन्ट करती आ रही। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस कहानी में कोई दम है। पहाड़ों में ऐसी कहानियां जानबूझकर फैलाई जाती ताकि मुसाफिर रात के समय ऐसे इलाकों में भटकते हुए किसी जंगली जानवर का शिकार न बन जाए। जिस पर लिनहुआ कह रहा था कि अगर ये कहानी सच्ची भी रही तो भी हमें उस डीमन से डरने की कोई जरूरत नहीं। मुझे तो न लड़कियों से डर लगता है और ना ही उनके भूतों से। अगर वो हमारे सामने भी आ गई तो चिनपिंग अपने एक ही पंच में उसे नॉकआउट कर देगा। और फिर ऐसे ही बहादुरी की बातें करने के बाद वो चिनपिंग से कहने लगा कि मुझे जोरों से सुसु लगी है, क्या तुम प्लीज मेरे साथ चलोगे। जिस पर चिनपिंग कह रहा था कि तुम पास में ही जाकर कर सकते हो, मैं यहीं से तुम पर नजर रखूंगा। मगर लिनहुआ तो एक नंबर का फट्टू है, वो बिल्कुल भी रिस्क उठाना नहीं चाहता। तो बाओपिंग उसे बताने लगी कि हमारे साथ सीनियर इंशेन है और वो भी तो एक भूत है, फिर तुम्हें उनसे तो कोई डर नहीं लगता। जो सुनकर लिनहुआ जैसे तैसे हिम्मत करके सुसु करने चला गया, मगर तभी लिनहुआ को किसी के हंसने की आवाज आई। तो वो डर के मारे आधी में ही अपनी सुसु को रोककर सीधे चिनपिंग के पास पहुंच गया। वेल, इन लोगों ने देखा कि वहाँ पर तो एक बंदा किसी डीमन से पजेस्ड है और एक टाओइस्ट मास्टर अपने टैलिस्मान की मदद से उसे कंट्रोल कर रहा था। साथ ही साथ वो मास्टर चिनपिंग और उसके साथियों को बताता है कि ये बंदा एक ईवल पोजीशन में है, ये किसी पर भी अटैक कर सकता है, इसलिए कोई इसके करीब मत आना। और उतने में वो पोजेस्ड बंदा सीधे टाओइस्ट मास्टर पर हमला करने चला गया, लेकिन वो मास्टर उस पर कुछ डिवाइन लेटर्स का यूज करने लगता है, जिससे तो उस बंदे की बॉडी से काफी स्ट्रॉन्ग ईवल एनर्जी रिलीज होने लगी। साथ ही वहाँ पर एक छोटी बच्ची भी मौजूद थी, जो कि उस मास्टर से रिक्वेस्ट करती कि प्लीज मेरी सीनियर को बचा लीजिए। तो मास्टर अपनी कुछ चैंटिंग करते हुए एक बेल बजाना शुरू कर देता है। साथ ही उसने उस बंदे के माथे पर एक टैलिस्मान चिपका दिया था, जिसके चलते उस बंदे की बॉडी में जितनी भी ईवल ऑरा थी वो सब के सब बाहर आने लगी और फाइनली वो बंदा वहीं पर बेहोश हो जाता है। सो ये सब देखकर वो लड़की तुरंत ही उस मास्टर का शुक्रिया अदा करने लगी। वो कहने लगी कि अगर आप हमारी मदद नहीं करते तो शायद मैं अपने सीनियर को खो देती। तो मास्टर बताने लगा कि मेरा नाम है जियाशिंग, मेरे पास जो ईवल रिपेलिंग टैलिस्मान था वो दरअसल मैंने स्प्रिंग वाटर का यूज करके बनाया है, जो कि किसी भी ईवल को खत्म कर सकता। और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि ये टैलिस्मान तुम्हें भी प्रोटेक्ट करेगा, तो क्यों ना तुम एक और टैलिस्मान परचेस कर लो। तुम्हें बस हर एक टैलिस्मान के लिए 70 कॉपर कॉइंस देने पड़ेंगे। तो वो बंदी तुरंत ही उस मास्टर को पेमेंट करने लगी। दरअसल ये सब उनकी नौटंकी थी और ये चिनपिंग और उसके साथी भी समझ गए। लिनहुआ धीरे से चिनपिंग से कह रहा था कि इस लड़की ने काफी ज्यादा ओवर एक्टिंग की, मेरे ख्याल से इसके ओवर एक्टिंग के 50 रुपए कट करने चाहिए। और उतने में वो मास्टर इनसे बात करने पहुंच गया। वो कह रहा था कि शायद तुम लोग मुसाफिर हो, मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारा आगे का सफर काफी ज्यादा भयानक होगा। जिस पर लिनहुआ कहने लगा कि अरे मास्टर आप तो अंधे हो ना, फिर आप हमारे फ्यूचर को कैसे देख पा रहे, मुझे तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं लग रहा। तो मास्टर उससे कहने लगा कि मैं तो बस अपने माइंड से ही किसी की ऑरा को भी सेंस कर सकता हूँ, तुमसे मुलाकात होना तो हमारी किस्मत में ही लिखा था। खैर मेरे पास और भी कुछ ईवल रिपेलिंग टैलिस्मान मौजूद हैं, जिनका यूज करके तुम किसी भी ईवल शक्ति को खुद से दूर रख सकते हो। वैसे तो मेरे टैलिस्मान काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हैं, मगर तुम सभी छोटे छोटे बच्चे हो इसलिए मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगा। 50 कॉपर कॉइंस में एक टैलिस्मान, बताओ क्या तुम्हें मंजूर है। जिस
पर चेनपिंग कह रहा था सीनियर इतना भारी डिस्काउंट देने के लिए शुक्रिया, लेकिन हम कोई टैलिस्मान खरीदना नहीं चाहते। टैलिस्मान का यूज करने से बेहतर है मैं खुद को प्रिपेयर कर लूं। अब उस मास्टर का सारा प्लान तो फेल हो गया था, इसलिए वो कहने लगा कि ये माउंटेन काफी ज्यादा अजीब है, तुम्हें यहाँ पर संभाल कर रहना होगा। और अब उनके वहाँ से जाते साथ ही वो मास्टर अपने चेले को लात मार के उठा देता है। वेल इस लड़के का नाम था जाओ और लड़की का नाम था टियानजू। वो बंदी अपने मास्टर को बताने लगी कि आज तो हमने काफी अच्छी एक्टिंग की थी, मगर फिर भी उन लोगों ने हमसे टैलिस्मान परचेस नहीं करे। जिस पर मास्टर जियाशेंग कहने लगा कि भले ही मैं आँखों से अंधा हूँ, लेकिन मेरा माइंड मिरर से भी क्लियर है और जहाँ तक मैं समझ पाया वो लोग बिल्कुल भी सिंपल नहीं थे। खैर काफी दिनों से हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक एक कॉपर कॉइन भी खरीद नहीं पाए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे पास खाने के पैसे भी नहीं रहेंगे। यहाँ पर वो मास्टर अपने डिसाइपल्स पर काफी ज्यादा भड़क गया था। तभी टियानजू अपने मास्टर से कहने लगी कि प्लीज शांत हो जाए, आपने ही हमें सिखाया था कि कल्टीवेटर ने हमेशा अपने माइंड को शांत रखना चाहिए। जो सुनते साथ ही जियाशेंग ने अपने डिसाइपल को पीटना शुरू कर दिया। ये सब देखकर उसके सीनियर डिसाइपल को गुस्सा आ रहा था। इनफैक्ट उसका एक हाथ तो पूरी तरह से डिमोनिक हैंड में बदल गया, जिसे महसूस करते साथ ही मास्टर जियाशेंग ने अपनी बेल को रिंग करते हुए इसे तुरंत ही सप्रेस कर दिया। गुस्से में कह रहा था कि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, मगर फिर भी मेरे लिए तुम्हारी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट रिलीज हुआ। क्या तुम भूल गए कि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ? और उतने में टियानजू ने अपने मास्टर के पाँव पकड़ लिए। उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि बस हमें 3 दिनों की मोहलत दीजिए, 3 दिनों के अंदर ही हम थोड़े बहुत पैसे अर्न कर लेंगे। तो मास्टर थोड़ा सा शांत हो गया। वो कह रहा था हाँ हमें पैसों की जरूरत है, तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब अगले सीन में हमें कैरेज को देख पाते हैं, जो कि अचानक से ही रुक जाती है। उतने में जैंग ने उस कैरेज के ड्राइवर पर चिल्लाना शुरू कर दिया। दरअसल इस बंदे का नाम यूलू था और लड़की का नाम है शीशाए। जैंग उससे कह रहा था यूलू तुम तो एक फॉलन किंगडम की इंपीरियल प्रिंस हो, मगर तुम्हें तो ठीक से कैरेज चलाना भी नहीं आती। और उतने में जैंग को अपने सामने रेड में आसमान नजर आता है। वो कहने लगा कि शायद इसी वजह से हमारे हॉर्सेस आगे जाने से कतरा रहे थे, मगर कोई बात नहीं, 1 ली आगे जाओ और 3 ली इसमें मुड़ जाओ, इस तरह से हम मेन रोड पर पहुंच जाएंगे। जो सुनकर शीशाए कहने लगी कि शायद हमारी इंपीरियल प्रिसेप्टर ने ढेर सारी बुक्स पढ़ी हैं। अब ये सुनते साथ ही जैंग ने गुस्से में आकर उस पर अपना स्क्रॉल हिट कर दिया। उससे कह रहा था कि मैंने 1000 बार बताया है कि मुझे बाहर आने के बाद इंपीरियल प्रिसेप्टर नहीं बोला करो। सो दोस्तों मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि जैंग कोई और नहीं बल्कि डाली डायनेस्टी की सुई जैंग का ही फॉर्म है, और सुई जैंग डाली डायनेस्टी का इंपीरियल प्रिसेप्टर था। वो नहीं चाहता कि लोग उसकी असली पहचान के बारे में जान सके। तो अब जैंग शीशाए से कहने लगा कि शायद तुम्हारी शीक्लान ने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि दूसरों के एहसानों को कैसे चुकाया जाए। तुमने तो यूलो से कुछ सीखना चाहिए। इसका किंगडम डाली के साथ जंग में हार गया था और तब से ये क्राउन प्रिंस पूरे दिल से मुझे सर्व कर रहा है। मैं जानता हूँ कि इसके दिल में भी मेरे लिए नफरत होगी, लेकिन वो तुम्हारी जैसा मुंह नहीं चलाता। खैर मैं चाहता हूँ कि इस सफर में हम में से कोई भी अपनी असली पहचान को एक्सपोज नहीं करेगा। और अब कैरेज में बैठने के बाद जैंग सोचने लगा कि मैंने चेनपिंग के मैप के साथ छेड़खानी की थी। अगर ये बात उसे पता चली तो वो मुझे अपना डिसाइपल तो नहीं बनाएगा, लेकिन हाँ मार मार के मेरी हालत खराब कर देगा। खैर देखते हैं कि ये बंदा बिना लियांग के कितने दिन जिंदा रह पाएगा। वही दूसरी तरफ हम चेनपिंग और उसके साथियों को देख पाते हैं, जो कि गाने गुनगुनाते हुए आगे बढ़ रहे थे। और उतने में चेनपिंग ने नोटिस किया कि ये लोग तो उस जगह से थोड़ी देर पहले ही गुजर गए थे। तो उसे तुरंत ही डाउट होने लगा कि उसके पास जो मैप है उसमें जरूर से कोई गड़बड़ी होगी, क्योंकि ये लोग काफी देर से उसी जंगल में घूमते जा रहे थे। वहीं पर लिनशुआ से बताता है कि कुछ देर से ही मैं हमारी इंस्पिरिट सीनियर शेन के प्रेजेंस को महसूस नहीं कर पा रहा। अब ये सुनकर तो सबसे ज्यादा लिनहुआ घबरा जाता है। वो कह रहा था कि मेरे ख्याल से हमने यहाँ से वापस जाना चाहिए। जिस पर चेनपिंग कहने लगा कि स्मॉल टाउन के एक मास्टर ने मुझे बताया था कि अगर फॉरेस्ट में तुम्हें कोई गड़बड़ी महसूस हुई तो समझ जाना कोई इवल चीज तुम पर नजर रख रही। तो उस वक्त वापस जाना बिल्कुल भी सही नहीं, वरना तो तुम उस इवल जाल में और भी ज्यादा फंस जाओगे। जो सुनते साथ ही लिनहुआ ने सीधे रोना शुरू कर दिया। तो चेनपिंग उससे कहने लगा कि एक पुरानी कहावत है, अगर तुम ऐसे किसी इवल इल्यूजन में फंस जाओ तो सुसु करने से वो इल्यूजन ब्रेक हो सकता। जो सुनते साथ ही लिनहुआ कहने लगा कि ऐसे हालात में तो मुझे
चलने को भी नहीं आ रहा और तुम बोल रहे हो कि मैं सुसु करके इल्यूजन को ब्रेक करूं। और उतने में उन्हें लैंटर्न होल्ड किए हुए एक घोस्ट नजर आता है जो कि इन पर पावरफुल एनर्जी रिलीज करते हुए वैनिश हो गया। चिनपिंग अपने साथियों से कह रहा था कि अब हम यहाँ से वापस नहीं जा सकते, तो क्यों ना आगे चलकर देखा जाए कि यहाँ पर कौन सा खतरा छुपा है। वहीं दूसरी तरफ मास्टर जियाशिंग को भी काफी स्ट्रॉन्ग डिमोनिक एनर्जी महसूस हो रही थी। वो कह रहा था कि यहाँ पर इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इसने माउंटेन के माहौल को ही बदल दिया। जिसके बाद वो टियांजू से कहते हैं कि जल्दी से टैलिस्मान को रेडी रखो। साथ ही वो जाओ से कहते हैं कि इस डीमन को एग्जॉर्सिस्ट करने के लिए मेरी हेल्प करो। और अब अपने दोनों डिसाइपल्स के तैयार होते साथ ही मास्टर जियाशिंग ने मंत्रास की चैंटिंग करना शुरू कर दी और उतने में एक डिमोनिक एनर्जी ने उन पर अटैक करना शुरू कर दिए। जोदे को टाविस मास्टर कह रहा था कि तू तो एक मामूली सा स्पिरिट है, मुझे नहीं लगता कि तू मेरे 5 थंडर स्ट्राइक के सामने टिक पाएगा। जिसके चलते वो मास्टर वहाँ पर थंडर की बारिश करते हुए डिमोनिक एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर देता है। मगर उतने में ही वहाँ पर इन स्पिरिट की एंट्री हो गई। दरअसल ये वही स्पिरिट है जो चिनपिंग के साथ था। वैसे तो इस इन स्पिरिट का इन लोगों से कोई लेना देना नहीं, वो तो बस अपने साथियों को ढूंढ रहा था। लेकिन उतने में जियाशिंग उस पर अपने स्प्रिंग वाटर टैलिस्मान से अटैक कर देते हैं। हालांकि उस इन स्पिरिट ने बड़ी आसानी के साथ इस टैलिस्मान के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए वो वहाँ से रवाना हो गया। लेकिन इन लोगों को लग रहा था कि इन स्पिरिट खतरनाक है, तो ये लोग भी उसे फॉलो करने लगे। इधर चिनपिंग को रास्ते में एक रॉक नजर आया जिस पर कुछ लिखा हुआ था और तभी लिनहुआ उसे डर के मारे बताने लगा कि मैंने थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर सुसु की थी, यानी कि हम बस एक ही जगह पर बार बार घूमते जा रहे। दरअसल उस चट्टान पर लिखा था कि एक यंग लड़का हमेशा बूढ़ों को अवॉइड करता, वहीं पर रोशनी हमेशा अंधकार से दूर भागती और इसलिए जिन्हें भी नजरअंदाज किया आज तुम्हें उनका सामना करना पड़ेगा। और तब तक कई सारे लैंटर्न वाले घोस्ट ने चिनपिंग को घेर लिया था, मगर जैसे उसने पीछे पलटा वो सभी घोस्ट गायब हो गए। साथ ही वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमोनिक एनर्जी रिलीज होते हुए चिनपिंग के सभी दोस्त गायब हो गए। अब ये देखकर चिनपिंग काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है। वेल वहाँ पर चिनपिंग को एक लैंटर्न नजर आया जिसके अपने आप एक्सप्लोड होते साथ ही वहाँ पर कई सारे लैंटर्न्स रिलीज हो गए। वेल इस नजारे को देखते साथ ही चिनपिंग को उस किताब में मेंशन की हुई कहानी याद आ गई। वो कह रहा था कि शायद उस घोस्ट ब्राइड की कहानी पूरी तरह से सच थी। जिसके बाद चिनपिंग घबराते हुए अपने सभी साथियों को आवाज़ें देने लगा। इधर चिनपिंग के साथी भी ऐसे ही डिमोनिक एनर्जी में ट्रैप हो गए थे, लेकिन फिर भी उन्हें चिनपिंग की आवाज सुनाई नहीं देती। और अब इन बच्चों को अपने सामने ढेर सारे घोस्ट नजर आने लगे। साथ ही साथ वहाँ पर एक दुल्हन की डोली भी थी। वेल ये थी तो एक दुल्हन की डोली, लेकिन ये सभी घोस्ट वहाँ पर स्पिरिट मनी को फेंक रहे थे जो कि चाइना के कस्टम्स के अकॉर्डिंग एक बंदे के मरने के बाद यूज की जाती है। और तभी इन बच्चों ने घोस्ट ब्राइड को भी देख लिया जिसने इन लोगों पर अटैक कर दिया था। मगर लिनहुआ देखता है कि उसके पास जो ट्रेजर था उसने इस अटैक को काउंटर कर लिया। भले लिनहुआ इसमें बच जाता है, लेकिन उसने देखा कि बाओपिंग और लिनशुआ तो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहे, यानी कि उस अटैक की वजह से वो दोनों भी फ्रीज हो चुके थे और अब कई सारे घोस्ट उनकी तरफ आगे बढ़ रहे थे। इनफैक्ट इन बच्चों को चारों ओर से घेर लिया गया और तभी लिनहुआ ने डर के मारे उस ट्रेजर को नीचे फेंक दिया और तभी उस ट्रेजर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिवाइन पावर रिलीज होने लगी। वहीं दूसरी तरफ चिनपिंग 1 बाय 1 उन लैंटर्न्स को ब्रेक कर रहा था और उतने में उसे उस ट्रेजर की गोल्डन लाइट नजर आती है, तो चिनपिंग भी तुरंत ही अपने दोस्तों की तरफ रवाना हो गया। इधर उस ट्रेजर की वजह से लिनशुआ और बाओपिंग भी नॉर्मल हो गए थे। सो गाइस कुछ दिनों पहले माउंटेन गॉड वेइबो ने ही इस ट्रेजर को गिफ्ट किया था जो आज जाकर उनके काम आ गया। लेकिन अब तो ट्रेजर बुरी तरह से डैमेज हो गया था, इसलिए वो इन घोस्ट से इनकी हिफाजत नहीं कर पाएगा। और तभी वो डीमन ब्राइड अपनी डोली से बाहर आ गई। उसे देखते साथ ही लिनशुआ वहाँ पर मियाज़मा ब्रेकिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, मगर उस ब्राइड ने तो बस एक ही सेकंड के अंदर इसके फॉर्मेशन को ब्रेक कर दिया। साथ ही साथ वो वहाँ पर अपनी डिमोनिक एनर्जी को स्प्रेड करते हुए लैंटर्न्स को फॉर्म कर लेती है और देखते देखते उन सभी लैंटर्न्स ने इन बच्चों को चारों ओर से घेर लिया। साथ ही साथ वो ब्राइड कहने लगी कि अरे वाह आज तो हमारे यहाँ पर काफी सारे मेहमान आ गए। साथ ही उन्हें काउंट करते हुए कहने लगी कि अरे वाह तुम तो 3 स्कॉलर्स हो। और फिर वो ब्राइड अचानक से काफी ज्यादा खुश हो गई, जिसके बाद वो इन बच्चों से पूछने लगी कि बताओ तुम में से कौन कन्फ्यूशियन टीचिंग को फॉलो करता है। और उतने में चिनपिंग बड़े इक्वल अंदाज में वहाँ पर पहुँच चुका था। उसने आते साथ ही उन रेड लैंटर्न्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उस ब्राइड से कहने लगा कि हम तो बस यहाँ से गुजर रहे थे, आपको डिस्टर्ब करने का हमारा कोई इरादा नहीं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यंग लेडी हमें यहाँ से जाने देगी। सो यंग लेडी ये लफ्ज सुनते साथ ही वो बंदी जोर जोर से हंसने लगी। वो उससे कहने लगी कि क्या तुम्हें मेरा अटायर देखकर अंदाजा नहीं आ रहा कि मैं एक ब्राइड हूँ। और अब वो बड़े गुस्से में अपनी डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करते हुए कहने लगी कि मुझे तुम बोल सकते हो मैडम चुयान। और अब देखते ही देखते वहाँ पर कई
सारे लैंटर्न्स फॉर्म हो गए और अब उन लैंटर्न्स ने इन लोगों पर अटैक करना शुरू कर दिए। चेनपिंग चाहकर भी इतने सारे लैंटर्न्स को अकेले तो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता था, लेकिन तभी वहाँ पर इन स्पिरिट की एंट्री हो गई। उसने वहाँ आते साथ ही अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए इस बंदी के सारे हमलों को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब सीनियर एंशियन को देखते साथ ही मैडम चुयान भी थोड़ी सी हैरान हो गई। वो कह रही थी, अरे वाह, मैंने पहली बार देखा है कि कोई इन स्पिरिट इंसानों को प्रोटेक्ट कर रहा। और अब इन दोनों ने एक दूसरे पर हमले करना शुरू कर दिए। वो ब्राइड इन स्पिरिट से कहने लगी कि अगर तुम कुछ सालों बाद यहाँ आती तो शायद मैं तुम्हारे साथ फाइट नहीं करती, लेकिन तुम फिलहाल इतने भी पावरफुल नहीं हो कि मेरा मुकाबला कर पाओ। वेल, यहाँ वो बंदी अपने कई सारे फॉर्म्स क्रिएट करते हुए इन स्पिरिट पर मुसलसल अटैक कर देती है। साथ ही उसने वहाँ पर अपने लैंटर्न की मदद से एक बहुत बड़ा स्कल फॉर्म कर लिया था, जिसकी चपेट में आते साथ ही इन स्पिरिट बुरी तरह से घायल हो गया। और तभी वो ब्राइड चेनपिंग के पास पहुँच गई। वो चेनपिंग को बताती है कि माफ करना, मैंने अपने यंग मास्टर से थोड़ा सा इंतजार करवाया, मगर कोई नहीं, मैं अभी अपने मेहमानों को अटेंड करूंगी। और इतना कहते साथ ही वो बंदी सीधे इन पर अटैक करने के लिए रवाना हो जाती है, लेकिन उतने में उस पर किसी पाम थंडर ने हमला कर दिया। दरअसल ये हमला किया था मास्टर जियाशेंग ने। वो कह रहे थे कि इतने सालों से कमजोर डीमंस को एग्जॉसिस्ट कर करके मैं थक गया था, मगर आज फाइनली मेरा घोस्ट ब्राइड के साथ इनकाउंटर हो ही गया। इसकी मदद से तो हम ढेर सारा पैसा कमा सकते। और इतना कहते साथ ही वो मास्टर चेनपिंग से कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरा फायदा होगा, प्लीज आप लोग यहाँ से चले जाओ और इस डीमन को मैं खुद हैंडल करूंगा। तो चेनपिंग तुरंत ही उसका शुक्रिया अदा करते हुए पीछे की तरफ हटने लगा। साथ ही साथ यहाँ पर मास्टर ने अपने सीनियर डिसाइपल जाओ को अपने असली फॉर्म में आने का हुक्म दिया। इतना ही नहीं, वो मास्टर भी अपने डीमन सप्रेसिंग बेल को बजाने लगा और फिर उन्होंने अपने मंत्रास की चैंटिंग करते हुए जाओ का असली नेचर रिवील कर दिया। दरअसल जाओ भी एक स्पिरिट था और उसे देखते साथ ही वो ब्राइड काफी ज्यादा हंसने लगी। वो कह रही थी कि मुझे तो लगा था तुम मेरे खिलाफ डिवाइन पावर का इस्तेमाल करोगे, मगर तुमने तो बहुत ही लो ग्रेड की हेरेटिकल टेक्निक का इस्तेमाल किया है। लेकिन तब तक जाओ ने सीधे जाकर उस ब्राइड पर हमला कर दिया। हालांकि उस समय रहते वहाँ से गायब हो चुकी थी और फिर वो दोबारा से एक पोर्टल के जरिए उसके सामने अपीयर होकर इन दोनों का मुकाबला शुरू हो गया। यहाँ पर जाओ ने अपने एक ही हमले में उस ब्राइड को नीचे पटक दिया था। वहीं पर जियाशिंग भी उस ब्राइड की डिमोनिक एनर्जी को अपने डिवाइन पावर से रोकने लगे और जियाशिंग को बताने लगा कि ये बंदी अभी भी खत्म नहीं हुई, तुम्हें दोबारा से उस पर हमला करना पड़ेगा। वेल, यहाँ पर जियाशिंग की बात पूरी तरह से सच थी, क्योंकि जाओ के हमलों का उस बंदी पर कोई असर नहीं हुआ था, इसलिए जाओ दोबारा से उस पर अटैक करने की कोशिश करने लगा। मगर वो बंदी तो यहाँ से वहाँ मूव होते हुए जाओ के हर एक अटैक को काउंटर करने लगी। इतना ही नहीं, उसने चेनपिंग और उसके साथियों को भी दोबारा से घेर लिया था। हालांकि वो लैंटर्न्स इन पर अटैक कर पाए इससे पहले इन स्पिरिट वहाँ पर पहुँच जाता है। चेनपिंग उन्हें बता रहा था कि हम चाहकर भी इस ब्राइड से पीछा नहीं छुड़वा पा रहे, जिस पर इन स्पिरिट कहने लगा कि तुम सभी लोग उसकी घोस्ट टेक्निक से हिट हो चुके हो, साथ ही साथ तुम येलो स्प्रिंग रोड पर चल रहे हो, इसलिए मैं तो तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकता। अगर मैंने फोर्सफुली तुम्हें इस रास्ते से हटाने की कोशिश की तो तुम्हारी बॉडी और सोल बुरी तरह से घायल हो जाएगी। जो सुनते साथ ही लिन शुआ ने राइचियस एनर्जी वाला एक टैलिस्मान बाहर निकाल लिया, मगर वो टैलिस्मान भी यहाँ पर कोई काम नहीं कर पा रहा था। साथ ही इन स्पिरिट बताने लगा कि इन लैंटर्न में कोई ऑर्डिनरी घोस्ट फायर नहीं है, बल्कि इन लैंटर्न्स के अंदर उस बंदी की डिमोनिक टेक्निक छुपी हुई है। अगर तुम सभी लैंटर्न्स को क्रश करो तो शायद यहाँ से बचने का चांस होगा, यानी कि लैंटर्न को क्रश करते साथ ही यहाँ मौजूद हर एक टेक्निक सप्रेस हो जाएगी। सो तुम्हारे पास बस यही आखिरी रास्ता है, लैंटर्न को क्रश करो और इस येलो स्प्रिंग रोड से आजाद हो जाओ। वही दूसरी तरफ जाओ ने सबड्यू द डीमन टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया, लेकिन उसकी तलवार को तो बंदी बड़े स्टाइल के साथ रोक लेती है। इधर वो टाविस मास्टर कह रहा था कि आज मैं हेवन से थंडर उधार लेकर तुझ पर 5 थंडर स्ट्राइक से हमला करूंगा। तूने आज तक न जाने कितने स्कॉलर्स को मार दिया, तो आज तुझे उन सबका हिसाब चुकता करना पड़ेगा। मगर यहाँ पर उस ब्राइड ने तो जाओ की सोर्ड को डिस्ट्रॉय करते हुए अपनी अम्ब्रेला ओपन कर उस मास्टर के थंडर अटैक को भी काउंटर कर लिया और उतने में वहाँ पर काफी तेजी के साथ स्पिरिट मनी फ्लो होने लगी। साथ ही साथ वो ब्राइड जियाशिंग पर काफी ज्यादा भड़क गई। वो कह रही थी, बुड्ढे तेरी आर्ट्स इतनी भी ज्यादा स्पेशल नहीं, मगर फिर भी तूने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की। रुक, मैं तुझे बताती हूँ असली तकलीफ क्या होती है। और इतना कहते साथ ही वो ब्राइड जियाशिंग पर अटैक करने रवाना हो गई, लेकिन बीच में
में जियाशेंग का सीनियर डिसाइपल पहुंच जाता है, लेकिन एक बार फिर से वो ब्राइट जाओ के वेपन को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे नीचे पटक देती है और तभी एक डिमोनिक एनर्जी ने उस बंदे को तुरंत ही जमीन के अंदर निगल लिया। सो जब टियानजू अपने सीनियर को बचाने जाने लगी उतने में ही वो डीमन उस पर भी हमला कर देती है। वेल यहाँ पर जियाशेंग के दोनों डिसाइपल डिसअपियर हुए थे, इसलिए वो बंदा इस ब्राइड पर काफी ज्यादा भड़क गया। वो अपने हाथों पर एक स्पेल को ड्रॉ करते हुए कहने लगा कि मैं थंडर को कमांड देता हूँ, मगर उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थंडर को समन कर पाए और ये बात वो ब्राइड भी जानती है, इसलिए उसने जियाशेंग को अपनी डिमोनिक एनर्जी में जकड़ लिया। लेकिन वो जियाशेंग को मार पाई इससे पहले ही चेनपिंग ने उस पर अटैक कर दिया। साथ ही साथ वो अपने आयरन बो का इस्तेमाल करते हुए लैंटर्न्स को भी डिस्ट्रॉय करने लगा। अगर ये लैंटर्न्स डिस्ट्रॉय हो गई तो ये लोग ईवल टेक्निक से आजाद हो जाएंगे। तो चेनपिंग ने फटाफट से सबसे आखिर वाले लैंटर्न को भी ब्रेक कर दिया और उसके ऐसा करते साथ ही लिनशुआ का राइचियस टैलिस्मान भी काम करने लगा। लेकिन इन बच्चों ने देखा कि उनके सामने का रास्ता तो खत्म हो चुका, लेकिन लिनशुआ ने तुरंत ही वहाँ पर छलांग लगा दी। वो कह रहा था कि यहाँ पर एक रास्ता है, बस उस ब्राइड ने उसे छुपा के रखा था। सो अब ये सभी बच्चे क्लिफ के उस तरफ जाने लगे। साथ ही साथ चेनपिंग ने जियाशेंग को उठा लिया था, मगर वो ब्राइड तो इनमें से किसी को भी जिंदा छोड़ना नहीं चाहती थी। तो ईवल स्पिरिट ने उसका मुकाबला करना शुरू कर दिया, जो देखते साथ ही उस ब्राइड ने वहाँ पर ईवल एनर्जी का एक बहुत बड़ा टोर्नेडो फॉर्म कर लिया। तो इन स्पिरिट ने भी उस पर काउंटर स्ट्राइक कर दी। हालांकि उन्हें पता चला कि ये सब तो उस ब्राइड की अम्ब्रेला का कमाल था, यानी कि वो असली डीमन यहाँ पर नहीं आई थी। वहीं पर चेनपिंग अपने साथियों को बता रहा था कि हमारे मैप में कुछ तो गड़बड़ी है, हो सकता है कि वो डीमन दोबारा से हम पर अटैक करे। और यहाँ पर चेनपिंग का अंदाजा पूरी तरह से सही था, क्योंकि इन लोगों को अपने रास्ते में ढेर सारे लैंटर्न्स नजर आने लगे और अब ये लोग उससे भागते हुए सीधे उसी के मैंशन के सामने पहुँच गए। वेल यहाँ का घोस्ट सर्वेंट अपनी लेडी से कहने लगा कि देखिए हमारे यहाँ पर मेहमान आए हैं। तो चेनपिंग उसे गुस्से में पूछ रहा था कि बताओ तुम लोग हमसे क्या चाहते हो, जिस पर वो बंदा कह रहा था कि हमारी लेडी तो बस तुम लोगों के साथ बात करना चाहती। तो फाइनली चेनपिंग ने भी ये फैसला लिया कि उसके पास जितनी भी सोडची बची है उसका इस्तेमाल करके वो इस ब्राइड को खत्म कर देगा। और तभी उस मैनर का डोर ओपन होते साथ ही डीमन ब्राइड उनके सामने अपीयर हो गई। वो इन बच्चों से कह रही थी कि मेरे हस्बैंड फिलहाल ट्रैवलिंग पर गए हैं, तो मुझे ही तुम्हारा ख्याल रखना होगा। मैं तुम सभी की हड्डी और मांस को अलग करना चाहती हूँ, साथ ही साथ तुम्हारे हार्ट को भी पियर्स करूंगी। और अब उसके एक ही इशारे पर वहाँ मौजूद घोस्ट ने चेनपिंग और उसके साथियों पर हमले करना शुरू कर दिए। वो बंदी कह रही थी कि इस दुनिया में सबसे खतरनाक है स्कॉलर्स। जब मेरे हस्बैंड ने मुझे धोखा दिया था तभी से मुझे स्कॉलर्स से नफरत है। हेवन के अंदर जितने भी स्कॉलर्स हैं वो सब के सब बेरहम होंगे। सो इस तरह से चेनपिंग और उसके सभी दोस्त इन घोस्ट के हाथों सप्रेस होने लगे। लेकिन चेनपिंग ने अभी तक हार नहीं मानी थी। उसने तुरंत ही हेवन से अपनी सोडची पावर की स्लैश को समन कर लिया। पर मैडम चुयांग ने चेनपिंग और उसके साथियों को बंदी बना लिया। वो बंदी कह रही थी कि इस दुनिया में मैं सबसे ज्यादा नफरत स्कॉलर्स से करती हूँ। और उतने में एक पावरफुल हेवनली सोड आसमान से सीधा नीचे आने लगी, जो देखते साथ ही मैडम चुयांग काफी ज्यादा भड़क गई थी। वो कहती कि जो भी मेरे इलाके में ट्रेसपास करेगा उसे मरना पड़ेगा। और अब यहाँ पर वो अपने इवल लैंटर्न्स का इस्तेमाल करते हुए इस तलवार पर अटैक कर देती है, लेकिन उस सोड ने वहाँ आते साथ ही मैडम चुयांग के सभी घोस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ ही वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगी। और अब यहाँ पर हम एक बहुत ही डैशिंग तलवारबाज को देख पाते हैं। मैडम चुयांग भी खुश होते हुए कहने लगी कि वाह तुम तो काफी ज्यादा शानदार हो। वेल इस बंदे का नाम था वेजिन और यही लियांग का दोस्त है। वेल वो डीमन ब्राइड उससे कह रही थी कि मैं यहाँ पर एक स्कॉलर सीड को ब्लॉसम करना चाहती थी, तुम्हारे आने से तो ये काम और भी ज्यादा आसान हो गया। और फिर उसने कई सारे ईवल पेड़ों को जमीन से बाहर निकाल लिया। वेजिन कहने लगा कि ये सभी लोग एक जमाने में 5वीं राउंड के कल्टीवेटर्स थे जो सबके सब तुम्हारा शिकार हो गए। जिस पर वो डीमन ब्राइड बताने लगी कि ये तो मेरा स्पेशल गार्डन है और बस थोड़ी देर में तुम लोग भी इसी का हिस्सा बन जाओगे। जिस पर वेजिन कहता है कि ये मासूम बच्चे तुम्हारे गार्डन का हिस्सा बनने के लायक नहीं, क्यों ना तुम इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो। जिस पर वेजिन कह रही थी कि ना ये तो हो नहीं सकता, ये सभी बच्चे स्कॉलर्स हैं और स्कॉलर्स से तो मैं नफरत करती हूँ। जिसके बाद वो अपने कई सारे इवल स्कल्स फॉर्म करते हुए वेजिन पर हमला करने लगी, मगर वेजिन की फ्लाइंग सोर्ड ने बड़ी आसानी से उन इवल स्कल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ ही साथ यहाँ पर मैडम चुयांग और
वेजिन के दरमियान एक जबरदस्त मुकाबला शुरू हो चुका था, लेकिन वेजिन तो उस बंदी पर पूरी तरह से भारी पड़ गया, जो देखते साथ ही उस बंदी ने अपने कई सारे फॉर्म बना लिए। तो वेजिन ने भी उनसे निपटने के लिए 1000 सोर्ड फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दिया। उसकी फ्लाइंग सोर्ड बड़ी ही तेजी के साथ जाकर उन फॉर्म्स को डिस्ट्रॉय कर रही थी। तो उस ब्राइड ने अगला अटैक स्केलेटन के साथ किया। उसके स्केलेटन्स ने वेजिन को काफी कसके जकड़ लिया था। साथ ही साथ वो ब्राइड उससे कहती है कि ये मेरी डोमेन है, भला तुम यहाँ पर मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे। अब ये देखते साथ ही वेजिन ने अपनी सोर्ड एनर्जी चेनपिंग की वुडन सोर्ड में ऐड कर दी, ताकि चेनपिंग भी इस मुकाबले में अपना कंट्रीब्यूशन दे पाए। यहाँ पर चेनपिंग फटाफट से उस वुडन सोर्ड एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही उन स्केलेटन्स पर अटैक करने लगा। सो इस तरह से वेजिन और चेनपिंग ने मिलकर उस पूरी जगह पर तबाही मचा दी। उनकी सोर्ड एनर्जी उस पूरी जगह पर बारिश जैसे बरस रही थी, जिसके चलते उस ब्राइड की हर एक चाल नाकाम हो गई। साथ ही साथ वो बंदी भी थंडर से स्ट्रक होकर नीचे गिर गई थी, लेकिन उसने अभी तक हार नहीं मानी। यहाँ पर वो बंदी एक बार फिर से वेजिन पर अटैक करने की कोशिश करती है, मगर वेजिन ने अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसे 2 हिस्सों में काट दिया। हाँ, ये बात और थी कि वो बंदी दोबारा से जुड़ गई, जिसके बाद वो अपनी वुडन वाइन्स का इस्तेमाल करते हुए वेजिन पर हमला कर देती है। लेकिन इन वाइन्स को काटना वेजिन के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। उसने उन सभी हमलों को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधे उस मैडम चुयान पर अटैक कर दिया, जो देखकर चेनपिंग के तो होश उड़ गए। वहीं पर लिंशुआ भी ये सब देखकर काफी ज्यादा अमेज हो गया। वो कहता है कि लियांग ने एकदम सही बोला था, सभी कल्टीवेशन पाथ में से सोर्ड पाथ ही सबसे ज्यादा डैशिंग है। ये तलवारबाज ग्रेटेस्ट किलिंग पावर को पजेस करते। वहीं पर मैडम चुयांग बुरी तरह से घायल हुई थी, इसलिए वो तुरंत ही अपने मैनर में जाकर छुप जाती है। लेकिन उतने में ही वहाँ की जमीन शेक होने लगी। साथ ही साथ उस पूरे इलाके में बहुत ही खतरनाक आवाज गूंज रही थी। वो बंदा कह रहा था कि जल्दी से बाहर आ जा, अगर तूने इन बच्चों पर हमला किया तो मैं तेरी इस माउंटेन रूट और स्पिरिचुअल वेन्स की धज्जियां उड़ा दूंगा। जिस पर वो डीमन ब्राइड कह रही थी कि एल्डर हान तुम ऐसा नहीं करोगे, अगर तुमने ऐसा किया तो यहाँ की तीनों रिवर डेटीज घायल हो जाएगी। साथ ही साथ कियांदुन माउंटेन भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होगा। क्या तुम सिर्फ मुझे मारने के लिए इतनी बड़ी तबाही मचा सकते हो? जिस पर एल्डर हान कह रहा था कि मैंने तो तुम्हें पहले ही आगाह किया कि इन बच्चों के लिए कोई मुश्किलें खड़ी मत करना, इन्हें चुपचाप से यहाँ से गुजरने दो। लेकिन तुम्हें जो करना था वो तुमने कर दिया, इसलिए अब पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाओ। मगर वेजिन इस बंदी को खत्म करना चाहता था, ताकि आगे चलकर ये किसी को भी नुकसान ना पहुंचा पाए। हालांकि उसके हमले को किसी और ही बंदे ने काउंटर कर लिया था। वो कह रहा था वेजिन मेरे ख्याल से अब तुमने थोड़ा सा शांत रहना चाहिए। लेकिन वेजिन ने तुरंत ही उस बंदे पर भी हमला कर दिया। हालांकि वो अपने आसपास एक बहुत ही पावरफुल शील्ड को फॉर्म कर चुका था। वह बंदा कोई और नहीं बल्कि जुरान है, जो कि डाले डायनेस्टी से बिलोंग करता। अगर आपको याद होगा तो इसी बंदे ने लियांग के सामने कॉम्बैट के लिए रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि वो लियांग को अपना रोल मॉडल मानता है। सो यहाँ पर जुरान के सामने आते साथ ही वेजिन ने अपने स्लैश की डायरेक्शन बदल दी। उसके स्लैश ने तो सीधे जाकर एक माउंटेन को पियर्स कर दिया था। जुरान भी उसकी पावर्स को देखकर इम्प्रेस होते हुए कहने लगा कि मानना पड़ेगा तुम एक काबिल तलवारबाज हो। वेजिन उससे कहने लगा कि शायद तुम्हारा नाम जुरान है। एक लंबे अरसे पहले मेरे दोस्त लियांग ने तुम्हारा जिक्र किया था। जिस पर जुरान कह रहा था हाँ बिल्कुल, मैं डाली डायनेस्टी का गेट कीपर हूँ और मिस्टर लियांग मेरे रोल मॉडल है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे जैसा बेफिक्रा सोर्ड इमॉर्टल यहाँ पर क्यों आया है। तुम्हें तो पता ही होगा यहाँ पर ग्रेट डाली डायनेस्टी की हुकूमत है। जिस पर वेजिन कहने लगा कि कोई बॉर्डर या फिर कोई हुकूमत मुझे रोक नहीं सकती। हो सकता है कि मैं यहाँ पर किसी खास मकसद से आया हूँ, जिस पर तुम सवाल नहीं उठा सकते। जिस पर जुरान कह रहा था कि मैं डाली का गेट कीपर हूँ, हमारी सिचुएशन फिलहाल बिल्कुल भी ठीक नहीं, तो मैं नहीं चाहता कि कोई सोर्ड इमॉर्टल इसका फायदा उठाए। अगर तुम डाली को नुकसान पहुँचाने आए हो तो मैं जरूर से तुम्हारा रास्ता रोकूंगा। मैं भी देखना चाहता हूँ कि वेजिन कितना ज्यादा पावरफुल है। तो वेजिन अपनी सोर्ड को मैन में रखते हुए कहने लगा कि ना, अभी तक तुम उतने काबिल नहीं बने कि मेरे साथ मुकाबला कर पाओ। दरअसल स्मॉल टाउन के मास्टर रुआन ने मुझे इन बच्चों की हिफाजत करने का काम दिया था। इन्हें सेफली एस्कॉर्ट करने के अलावा मेरा यहाँ आने का दूसरा कोई मकसद नहीं। जो सुनते साथ ही जुरान ने भी अपनी तलवार को वापस रख दिया। साथ ही साथ वो लियांग ने दी हुई सोर्ड को बाहर निकाल लेता है। बाओपिंग तो सोर्ड को देखते साथ ही तुरंत ही जुरान के पास पहुँच गई। वो उसे बताने लगा कि लियांग ने इस सोर्ड का यूज किया था और फिर उसने जाने से पहले हम सबको ये इंस्ट्रक्शंस दी थी कि ये सोर्ड तुम तक पहुँचा दी जाए। तो बाओपिंग फटाफट से अपनी सोर्ड लेकर तुरंत ही चेनपिंग के पास चली गई। यहाँ पर जुरान चेनपिंग से कह रहा था कि मैं खुद ही इस मैटर को हैंडल करना चाहता हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि मैं तुम सभी को एक सही रेजोल्यूशन दिलाऊंगा। तो चेनपिंग भी इस
इसके लिए राजी हो गया। सब यहाँ पर जुरान उस डीमन ब्राइड से कहने लगा कि चलो अब जल्दी से बाहर आ जाओ। तो बंदी भी बड़े ही गुस्से के साथ उसके सामने अपीयर हो गई। यहाँ पर जुरान ने उसे ऐसा खतरनाक लुक दिया कि उस बंदी ने तुरंत ही अपनी सारी ईवल पेड़ों को वैनिश कर दिया। साथ ही साथ इन स्पिरिट भी अपने दोस्तों के पास पहुँच चुका था। वहीं पर मास्टर जिया बता रहे थे कि इस बंदी ने मेरी दोनों डिसाइपल्स को कैद किया है, तो अगर हो सके तो प्लीज उन्हें आजाद कर दीजिए। मैं आपको बताता हूँ कि वो बच्चे काफी ज्यादा मासूम हैं। अगर उनके साथ गलत हुआ तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। तो जुरान उस बंदी से कहने लगा कि तुमने इस टाविस्ट की बातें सुन ली हैं, तो चलो जल्दी से उन बच्चों को आजाद करो। वेल मैडम चुयांग के पास भी और कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसने तुरंत ही उन बच्चों को उनकी तरफ थ्रो कर दिया। अब यहाँ पर जुरान उससे कहने लगा कि तुम हमेशा से ही दिल्ली के माउंटेन्स और रिवर्स को गार्ड करती आई हो और इसके लिए एम्परर का सॉन्ग क्लैन तुम्हारा शुक्रगुजार है, लेकिन तुमने इस माउंटेन से गुजरने वाले न जाने कितने स्कॉलर्स का खात्मा किया, तो इस बात को दिल्ली डायनेस्टी बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकती। जिस पर वो बंदी कहने लगी कि मैं न जाने कितने ही सालों से ग्रेट दिल्ली डायनेस्टी के ट्रेजर्स की ऑरा को सप्रेस करते आई हूँ, ताकि किसी और के उन ट्रेजर्स पर नजर न पड़े। ये बात दिल्ली डायनेस्टी को पता थी कि मैं उन पर एक बहुत बड़ा एहसान कर रही। आज तक मैंने न जाने कितने स्कॉलर्स का खात्मा किया, लेकिन कभी भी दिल्ली डायनेस्टी ने मेरे काम में टांग नहीं अड़ाई थी। तो फिर इस बार दिल्ली डायनेस्टी मेरे शिकार के बीच में इंटरफेयर क्यों कर रही है? जिस पर जुरान कह रहा था कि सिर्फ आज ही नहीं, आज के बाद तुम कभी भी किसी स्कॉलर पर अटैक नहीं करोगी। इतने साल दिल्ली डायनेस्टी ने तुम्हारी हर एक हरकत को नजरअंदाज किया, लेकिन अब वो तुम्हारी हरकतों से तंग आ चुके हैं। अगर आज के बाद मुझे पता चला कि इस माउंटेन में आया हुआ कोई भी बंदा गायब हुआ, तो मैं खुद पर्सनली तुम्हें विजिट करूंगा। इनफैक्ट मैं खुद ही मैडम चुयांग को दिल्ली डायनेस्टी के डंजन्स में कैद करूंगा। और तुम्हें तो पता ही होगा, एक बार तुम कैद हो गई फिर तुम्हें मुक्ति नहीं मिलने वाली। अब ये सब सुनकर वो डीमन ब्राइड काफी ज्यादा पैनिक हो गई। जुरान कहता है कि मैं उम्मीद करूंगा कि तुम बिल्कुल भी डंजन में ना जाओ, आज के बाद तुम पूरी तरह से सुधर जाओगी। जिस पर मैडम चुयांग कहने लगी कि हाँ, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं स्कॉलर्स को परेशान नहीं करूंगी, लेकिन वो क्या है ना, मैं काफी सालों से इन स्कॉलर का शिकार करते आई हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं आसानी से खुद को रोक पाऊंगी। अब देखो, आदत है तो बदलने में टाइम लगेगा। अगर कोई यहाँ से जिंदा जाना चाहता है तो उन्हें अपनी एबिलिटीज को साबित करना होगा। जो सुनकर जुरान एल्डर हान से कहने लगा कि मेरे ख्याल से अब हमने उस मैटर को और भी ज्यादा सप्रेस नहीं करना चाहिए। क्यों ना आप मैडम चुयांग को सच्चाई बता ही दो, इसे सब कुछ बता दीजिए ताकि इसका गुस्सा थोड़ा सा शांत हो जाए। तो एल्डर हान तुरंत ही चुयांग को बताने लगा कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे लवर ने तुम्हें धोखा दिया था, लेकिन इस बात में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। दरअसल दिल्ली डायनेस्टी को डर था कि अगर तुम्हें अपने लवर की सच्चाई पता चल गई तो तुम ये माउंटेन छोड़कर चली जाओगी। अगर तुम गई तो फॉर्चून सबके सामने आ जाएंगे, इसलिए दिल्ली डायनेस्टी ने तुमसे हमेशा सच्चाई को छुपा के रखा। जो सुनते साथ ही मैडम चुयांग काफी ज्यादा भड़क गई। वो मास्टर हान से कह रही थी कि क्या मैं 3 साल की छोटी बच्ची हूँ जिसे तुम उल्लू बना रही हो? मैं अच्छे से जानती हूँ कि उस बंदे ने मुझे धोखा दिया और मैंने उसे सच्चा प्यार किया था, लेकिन मुझे वफादारी के बदले धोखेबाजी मिली। जिस पर एल्डर हान कह रही थी कि हाँ, यही पर तो तुम गलत हो। दरअसल तुम्हारे लवर ने लेक साइड अकेडमी को ज्वाइन किया था, मगर कुछ लोगों ने उसे ऐसा फंसाया कि उसकी रेपुटेशन एक ही रात में खराब हो गई। वो इस सदमे को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाया और पूरी तरह से पागल हो गया। अब ये सुनकर चुयांग भी काफी ज्यादा परेशान हो गई। एल्डर हान कह रही थी कि तुम्हारा लवर काफी ज्यादा स्मार्ट था। वो दिल्ली का पहला ऐसा जीनियस था जिसने खुद के बलबूते पर अकेडमी में एडमिशन ली, और इसी वजह से उसके न जाने कितने सारे लोग दुश्मन बन गए। तुम्हें तो पता ही होगा, ग्रेट सुई क्लैन और लू क्लैन दिल्ली डायनेस्टी के दुश्मन हैं। वो दिल्ली के टैलेंटेड स्कॉलर्स को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते थे, तो उन्होंने उसके खिलाफ न जाने कितनी सारी प्लानिंग बनाई। वो बंदा अपनी मंजिल से काफी ज्यादा करीब था। इनफैक्ट उसके नॉलेज को तो कन्फ्यूशियन सेक्ट के मास्टर्स ने भी अप्रिशिएट किया। जहाँ पर मुश्किल सवालों से लोगों के पसीने छूटते, तुम्हारा लवर उन्हें आसानी से सॉल्व कर देता। धीरे धीरे करते हुए वो काफी ज्यादा फेमस हो गया, और उसी वक्त दुश्मनों ने भी अपना जाल बिछाना शुरू किया। उसके साथ गहरी दोस्ती की ताकि वो बिल्कुल भी उन पर शक न कर पाए। हमेशा उसे ऐसा दिखाया कि वो सभी लोग उसके वेल विशर हैं, और फिर उसे एक खूबसूरत लड़की के जाल में फंसा दिया। वेल, उस लड़की ने उसके वाइन में कुछ पॉइजन मिलाया था, जिसके चलते वो बंदा काफी ज्यादा कमजोर हो गया। बाद में उसे वो सारी चालबाजी समझ आई। उसे पता चला कि वो लड़की तो किसी ग्रेट मास्टर की मिस्ट्रेस है। उन लोगों ने मिलकर उसे काफी ज्यादा
बदनाम किया। अकेडमी का दरवाजा भी उसके मुंह पर ही बंद किया गया, जिसके चलते धीरे धीरे उसका दिमागी संतुलन बिगड़ने लगा। साथ ही उन लोगों ने दिए हुए पॉइजन की वजह से उसका माइंड पूरी तरह से करप्ट हो गया। वो एक ही रात में एक जीनियस से सीधा भिखारी बन गया। उसका सारा नॉलेज उसकी जिंदगी भर की मेहनत पर पानी फिर गया। अब तो उसे लड़कियों से भी डर लगने लगा था। अगर कोई लड़की दिख जाए तो काफी ज्यादा पैनिक हो जाता। आफ्टर ऑल उसकी बर्बादी का कारण एक औरत थी। और अब यहाँ पर हमें उन दोनों की लव स्टोरी दिखाई गई। वो बंदा मैडम चुआंग के साथ काफी ज्यादा खुश था। साथ ही उसी ने मैडम चुआंग को अम्ब्रेला गिफ्ट की थी, जो कि चुआंग ने मौत के बाद भी संभाल के रखी। वेल, इन दोनों ने फैसला लिया था कि जैसे उस बंदे का एजुकेशन कंप्लीट हो जाए वो दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन उन दोनों की लव स्टोरी को किसी की नजर लग गई। उस बंदे को लग रहा था कि शायद अब चुआंग भी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो उसके पास मौत को गले लगाने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचा। मास्टर हान बताते हैं कि उसने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया था, बल्कि वो तो बस दुश्मनों की चालबाजी का शिकार हो गया। अब इस सारी हकीकत जानने के बाद चुआंग काफी ज्यादा रोने लगी। वो अपने लवर को याद करते हुए कह रही थी कि वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। मैंने कभी उसकी स्टेटस से प्यार नहीं किया था। वो किसी भी हालत में मेरे पास आता तो भी मैं उसे एक्सेप्ट कर लेती, मगर इस बेरहम दुनिया ने उसको मुझसे छीन लिया। बल यहाँ पर मैडम चुआंग पूरी तरह से टूट गई थी। वो इतनी ज्यादा रो रही थी कि आसमान भी गरजने लगा। हेवंस ने उसके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की, तो वो हेवन से पूछती कि बताओ तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उसके अलावा मैंने तुमसे कभी कुछ और नहीं मांगा, लेकिन तुमने उसे ही छीन लिया। वल यहाँ पर एल्डर हान ने देखा कि ये बंदी तो गम में पूरी तरह से डूब चुकी है। अगर इसे संभाला नहीं गया तो ये खुद को ही बर्बाद कर देगी। तो उसे समझाते कि उस बंदे ने जानबूझकर एक सेंट बनने का फैसला लिया था, क्योंकि उसे पता था कि आगे चलकर तुम एक डेटी बनोगी, तो उसे बस तुम्हारे लायक बनना था, ताकि जब वो ग्रेट डाली डायनेस्टी में अपना एजुकेशन पूरा करके वापिस आ जाए तब तुम्हारे साथ शादी कर सके। अगर वो एक सेंट बनता तो ग्रेट डाली डायनेस्टी भी तुम्हारी शादी की इजाजत दे देती। खैर, वो बंदा अब मर चुका है, तो तुम भी अपने इस ऑब्सेशन को छोड़ दो। अगर किस्मत ने चाहा तो दोबारा तुमसे मिलने जरूर आएगा। यहाँ पर मिस चुआंग को पुरानी बातें याद आ रही थी। उसके लवर ने उससे वादा किया था कि वो डाली की कोर्ट में काफी अच्छी मेरिट्स को हासिल करेगा। उसे भी नहीं पता कि इस काम में कितना वक्त लगेगा, लेकिन वो चुआंग से वादा करता है कि मैं जरूर से वापस आऊंगा। तुम बस मेरे वापस लौटने का इंतजार करो। जिस दिन मैं तुम्हारे पास आया उसी दिन हम शादी कर लेंगे। सो चुआंग ने न जाने कितनी सारी उम्मीदों के साथ उसे अलविदा कह दिया, और आज वो उन्हीं पलों को याद करते हुए काफी ज्यादा रोने लगी। मुझे नहीं लगता कि आज के बाद वो कभी भी किसी स्कॉलर पर अटैक करेगी। वो कहने लगी कि मुझे लगा था तुमने मुझे धोखा दिया और एक ना एक दिन हमारी मुलाकात होगी, मगर शायद अब मैं दोबारा कभी तुम्हें देख नहीं पाऊंगी। हमारी कहानी पूरी नहीं हो सकती। चेनपिंग भी अपने सभी साथियों के साथ वहाँ से काफी दूर आ चुका था। ये सभी लोग चुआंग की वजह से काफी ज्यादा मायूस थे। वो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उस बंदी को फिलहाल कितनी ज्यादा तकलीफ हो रही होगी। वेजिन तो शराब के नशे में पूरी तरह से धुत हो गया। वो कह रहा था कि प्यार एक सबसे खूबसूरत एहसास है। लिनहुआ कह रहा था कि लियांग ने बताया था कि ये वेजिन एक नंबर का पियक्कड़ है। मेरे ख्याल से लियांग ने एकदम सही कहा था। वहीं पर वेजिन कहने लगा कि मैं सीनियर लियांग की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। उनकी ही गाइडेंस के साथ मैं जेड प्यूरिटी रन पर ब्रेक थ्रू कर पाया। मैं तो उन्हें अपना मास्टर बनाना चाहता था, लेकिन उन्होंने इसके लिए मना कर दिया। वो कह रही थी कि मैं उनके डिसाइपल बनने के लायक नहीं हूँ, क्योंकि मेरी तलवार स्लो है और मैं एक रहमदिल इंसान हूँ। लोग अक्सर मुझसे कहते हैं कि मेरे पास एक अच्छी डेस्टिनी है, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। अगर मेरी किस्मत वाकई अच्छी होती तो मैं उस शख्स को जरूर से हासिल कर पाता जो कि मुझे पसंद है। तो चेनपिंग उससे कहता है कि सीनियर, मेरे ख्याल से आपका फॉर्चून अभी भी डीप है। अगर वो थोड़ा सा सरफेस पर आया तो हो सकता है आपको सारी चीजें हासिल हो जाए। मेरे ख्याल से आपने फिलहाल के लिए उन चीजों का पीछा छोड़ देना चाहिए जो कि आपके पास आना नहीं चाहती। तो वेजिन उससे कहता है कि तुम दिल की बातों को समझ नहीं सकते। शायद तुमने अभी तक किसी को अपना दिल नहीं दिया। वो लड़की काफी ज्यादा खूबसूरत है। मुझे लगा था कि अगर मैं खुद को पावरफुल बना दूं तो जरूर से मुझे एक्सेप्ट करेगी, लेकिन उसने मुझे बताया कि चाहे मैं कल्टीवेशन में पावरफुल बनूं या लूजर, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कभी भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करने वाली। वेल, उस बंदी का नाम था हेलियांग। जिनवे ने उसके सामने जाहिर कर दिया कि वो हेलियांग को अपना डाव कंपेनियन बनाना चाहता है, मगर जैसे उसे हेलियांग से रिजेक्शन मिला उसने शराब को ही अपनी दूसरी पार्टनर बना लिया। वो
वो कहता है कि प्यार एक ऐसा एहसास है जो आसानी से नहीं जाएगा। खैर मैंने डिसाइड किया कि अब मैं इस कॉन्टिनेंट में नहीं रहने वाला, मैं अपर रेल्म की ग्रेट सोर्ड वॉल पर जाने वाला हूँ। लियांग ने मुझे बताया था कि वहाँ पर इस सेंचुरी की सबसे भयानक बैटल शुरू होने वाली है, तो मेरे जैसा सोर्ड इमॉर्टल कभी भी ऐसी बैटल को मिस नहीं कर सकता। जिस पर चिनपिंग कहने लगा कि अगर आपका ग्रेट सोर्ड वॉल पर जाना इतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो प्लीज आप चले जाएं। वैसे भी आज यहाँ पर जितना बड़ा इंसिडेंट हुआ, मुझे नहीं लगता कि वैसा इंसिडेंट दोबारा से रिपीट होगा। जो सुनते साथ ही वेजिन भी काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कहता है कि तुम में ऐसा जरूर कुछ है जो लियांग को इतना ज्यादा पसंद आया, वरना लियांग तो कभी किसी की फिक्र नहीं करता। खैर मेरा ये जेट टोकन तुम अपने पास रखो। अगर तुम्हें लगा कि तुम सबकी जान को खतरा है तो बस इस जेट टोकन में अपना ट्रू एसेंस शामिल कर देना। तुम्हारा जो भी मसला होगा इसके सामने बोलो और इसे रिलीज कर दो। तुम्हारे ऐसा करते साथ ही ये टोकन मेरे सेक्ट को एक सिग्नल भेजेगा, फिर वो लोग तुरंत ही तुम्हारी मदद करने पहुंच जाएंगे। जिस पर बाओपिंग बताने लगी कि लेडी चुआंग ने कुछ ऐसी शील्ड फॉर्म की थी कि हमारी आवाज भी उस शील्ड में से बाहर नहीं गई। अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम आपको सिग्नल नहीं भेज पाएंगे। जो सुनते साथ ही वेजिन हंसने लगा। वो कह रहा था कि 10वीं रेल्म के मास्टर की डोमेन भी इस टोकन को रोक नहीं सकती, तो चिनपिंग फटाफट से वो टोकन लिनहुआ के पास सेफ रख देता है। वहीं पर वेजिन ने कई सारे क्ले पपेट्स बनाकर उसे लिनहुआ को गिफ्ट किया। वो कह रहा था कि तुमने इतने दिनों तक मेरे गधे का ख्याल रखा, तो मेरी तरफ से एक क्ले पपेट्स थैंक यू टोकन समझकर रख लेना। और फिर जैसे उसने विसल बजाई, शाओयांग तुरंत ही उनके पास पहुंच गया। भले ही शाओयांग को बोलना नहीं आता, लेकिन फिर भी वो चिनपिंग को प्यार दिखा रहा था। और अब वेजिन तुरंत ही शाओयांग पर सवार होते हुए कहने लगा कि सोर्ड की पाथ मेरा इंतजार कर रही है, अब मुझे इजाजत दो। वेजिन के वहाँ से जाने के बाद अगले दिन चिनपिंग अपने साथियों के साथ सफर पर रवाना हो गया। चिनपिंग ने वहाँ से जाने से पहले एक ड्रैगन स्टोन जाओ को गिफ्ट किया था। मास्टर जियाशांग उससे कहता है कि उस लड़के ने ये तुम्हें तोहफे में दिया था, इसलिए मैं इस पत्थर पर बिल्कुल भी कब्जा नहीं करूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अपने पास महफूज रखो। तो उस बंदे ने तुरंत ही उसे अपने पॉकेट में रख दिया। जो देखो मास्टर कहता है, अरे बाप रे, देखो तो तुम कितनी ज्यादा जल्दी में हो, तुमने तो उस स्टोन को मुझे चेक भी नहीं करने दिया। जिस पर जाओ कहता है कि अगर वो स्टोन मैंने आपके हाथ में दिया तो फिर वो गया समझो। यहाँ पर मास्टर जियाशांग अपने डिसाइपल से बड़े ही प्यार से बात कर रहे थे। वो कहता है कि तुम दोनों को हमेशा मैं कोसता रहा कि तुम एक बहुत ही लोअर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, लेकिन तुम दोनों काफी काबिल डिसाइपल हो। प्लीज मुझे माफ कर देना, तुम्हारे मास्टर ने आज तक कभी तुम्हें अफेक्शन शो नहीं किया। तियांजू कहती है, मास्टर मेरे ख्याल से आपको किसी घोस्ट ने पजेस किया, वरना आप इतने प्यार से बात कभी नहीं करते। जो सुनते साथ ही मास्टर जियाशांग जोर जोर से हंसने लगा। वो कहते हैं कि भले ही मैं प्यार से बात कर रहा हूँ, लेकिन टैलिस्मान तो तुम्हें अभी भी बनाने पड़ेंगे। हमें जिंदा रहने के लिए थोड़ी बहुत कमाई तो करनी पड़ेगी। यहाँ पर तियांजू अपने मास्टर से पूछने लगी कि आपने चिनपिंग को हमारा माउंटेन सर्चिंग स्क्रॉल गिफ्ट क्यों किया? वो ट्रेजर हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी था। तो मास्टर जियाशांग से बताने लगे कि वो सभी बच्चे काफी ज्यादा स्पेशल हैं। अगर हम ऐसे लोगों की मदद कर पाए तो इसमें क्या बुरा है? ये भी पॉसिबिलिटी है कि आगे चलकर तुम दोनों उनसे जरूर से मिल पाओगे। बस तब तक मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों अच्छे से कल्टीवेट करो। आगे चलकर चिनपिंग और उसके दोस्तों के साथ तुम्हारी मुलाकात कंफर्म है। वहीं दूसरी तरफ चिनपिंग भी काफी ज्यादा खुश था। अभी तक उन पर न जाने कितने सारे अटैक हुए, लेकिन उसके दोस्त पूरी तरह से महफूज हैं। उतने में ही चिनपिंग की नजर एक माउंटेन पर गई। वो तुरंत ही समझ गया कि किसी सोर्ड कल्टीवेटर ने अपने एक ही स्लैश में इस पहाड़ को 2 हिस्सों में बांट दिया। साथ ही साथ यहाँ पर उसे निंजाओ की बातें याद आने लगी। उसने चिनपिंग से कहा था कि मैं इस दुनिया की सबसे पावरफुल तलवारबाज बनना चाहती हूँ। मैं ग्रेट सोर्ड इमॉर्टल बनूंगी ताकि इस दुनिया से बुराई को मिटा सकूं। चिनपिंग ने आज तक भी सोर्ड पाथ को कभी सीरियसली नहीं लिया था। उसने हमेशा ही अपने पंचेस को और ज्यादा खतरनाक बनाने की कोशिश की, मगर इस बार उसकी सोर्ड्स में दिलचस्पी जाग चुकी थी। यहाँ पर वो अपनी वुडन सोर्ड को उठाते हुए कहने लगा कि सोर्ड इमॉर्टल अनस्टॉपेबल है। मैंने आज तक जितने भी सोर्ड कल्टीवेटर्स को देखा वो सब के सब अमेजिंग थे। कोई भी उनकी सोर्ड की धार के सामने टिक नहीं सकता। तो क्यों ना मैं भी सोर्ड पाथ पर चलना शुरू कर दूं। और यहाँ पर चिनपिंग ने अपनी सोर्ड प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। भले ही चिनपिंग को यहाँ पर सिखाने वाला कोई नहीं था, लेकिन उसमें इतनी काबिलियत है कि वो खुद अकेला ही अपनी स्किल्स को निखार सके। और अब हम
चेनपिंग याओ को देख पाते जो कि ग्रेट सोड वॉल पर बैठी हुई थी। वेल आज उसे चेनपिंग की काफी ज्यादा याद आ रही थी। इधर चेनपिंग कह रहा था कि आगे चाहे कितने ही खतरे क्यों ना हो, मैं खुद को जिंदा रखने की पूरी कोशिश करूंगा। आफ्टर ऑल इस दुनिया में हीरो बनना नहीं बल्कि सरवाइव करना ही सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। सोर्ड ऑफ कमिंग किसी हीरो की कहानी नहीं है बल्कि ये तो सर्वाइवल की गाथा है जो कि यहाँ की कल्टीवेटर्स की पावर का नहीं बल्कि उनकी सब्र का इम्तिहान लेती है। जो यहाँ तक आखिर तक जिंदा रहा वही इस कहानी का सूत्रधार है। अब अगले सीन में हम जैंग को देख पाते जो कि अपने होने वाले मास्टर चेनपिंग का ही इंतजार कर रहा था। जैसे उसे चेनपिंग नजर आया वो बड़ी खुशी के साथ उसकी तरफ रवाना हो गया। वो कह रहा था मास्टर आपका ये डिसाइपल न जाने कब से ही आपका इंतजार कर रहा था। खैर चेनपिंग की शक्ल से ही पता चल रहा था कि उसे जैंग को देखकर जरा भी खुशी नहीं हुई। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।